अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने 3 मुद्दे हैं, जिसमें पहला तो आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में इसराइल के वॉर क्राइम्स का जो कंटिन्यूएशन है और गज़ा पर, फ़लस्तीन पर जो नरसंहार हो रहा है, वहाँ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो मज़ालिम हो रहे हैं, और उसी के साथ ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट पर जमात इस्लामी का क्या सोचना है। इंशाल्लाह वो बातें आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरा, हम ये बात जानते हैं कि इस देश में पिछले 2 सालों से मणिपुर में अनरेस्ट है, वायलेंस हो रहा है, और 2 साल बाद भी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो सकी। और पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि फिर से वायलेंस में इजाफा हुआ है, हिंसा में एक तरीके से फिर से नया इजाफा हुआ है, और वहाँ जो है वो बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर पा रहा है, या दिल्ली तक वो खबरें नहीं आ पा रही हैं। तो उस संदर्भ में मणिपुर को लेकर जमात इस्लामी की क्या डिमांड्स हैं और हम क्या सोचते हैं, वो बातें आपके साथ रखी जाएंगी। तीसरा जो विषय है वो पब्लिक सेफ्टी के हवाले से है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ी और भयानक घटनाएं हमारे देश में हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद रिसेंटली तेलंगाना में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसी तरीके से जगन्नाथपुरी में यात्रा के दौरान वाक़या हुआ। आज सुबह दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ, और आए दिन इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। तो जमात इस्लामी ये समझती है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक सेफ्टी के हमारे फ्रेमवर्क को रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो उस संदर्भ में जमात इस्लामी की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं पब्लिक सेफ्टी को लेकर, लोगों की प्रोटेक्शंस को लेकर। तो इंशाल्लाह वो बातें भी आपके सामने रखी जाएंगी, और रिसेंट दिनों में जो सोशो पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं कुछ ब्रीफिंग उस पर भी होगी। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ 2 हमारे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, और उन्हीं के साथ साथ मौलाना शफ़ी मदनी साहब, नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद। ये दोनों आपको संबोधित करेंगे। तो और समय ना लेते हुए मैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस के साथियों, दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि अभी आपके सामने बताया गया कि 3 बड़े मुद्दे आज की प्रेस नोट में हमने शामिल किए हैं। उनमें एक बड़ा मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और इसराइल जिस तरह से गज़ा में, फ़लस्तीन में वार क्राइम्स को जिस तरह अंधाधुंध तरीके से, बारबरिक तरीके से, वहशियाना अंदाज में आगे बढ़ रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग गज़ा में, मासूम बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, और वहाँ जो राहत के जो कैंप्स हैं जहाँ फूड और खाने पीने की चीज़ें तकसीम हो रही हैं, वहाँ भी बमबारी की जा रही है। अस्पतालों को, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रिफ्यूजी बन गई है गज़ा की। और अभी इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया, और एक सॉवरन कंट्री पर जिस तरह से अटैक किया, और अमेरिका ने जिस तरह ईरान के जो एटॉमिक इंस्टीट्यूशन है और उनके जो एटॉमिक पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वहाँ अटैक करने की कोशिश की गई। तो ये जो पूरा सिनेरियो है वो हम सबको चिंतित करने वाला है। पूरी दुनिया खामोश है, और कोई इसराइल को और अमेरिका को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। और जिनोसाइड जिसको कहा जाता है, वाह यानी नरसंहार की स्थिति बराबर पैदा हो रही है। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि ये स्थितियाँ सारी दुनिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, और इस पूरे रीजन में शांति की स्थापना के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर रही हैं, और एक किस्म का ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो रहा है। तो हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसको चुप्पी साधने के बजाय और खामोश रहने के बजाय खुलकर इस अन्याय के खिलाफ
आगे आना चाहिए और इसराइल और अमेरिका को वार क्राइम्स और युद्ध अपराध के रास्ते पर और ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हम हमारे देश और हमारे देश की सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि उनको इस मामले में अपना एक निष्पक्ष रवैया और न्यायपूर्ण रवैया अपनाने की ज़रूरत है। हमारे देश की इस पूरे मामले में चुप्पी और एक तरह से इनडायरेक्टली जो हमारी अब तक की पॉलिसीज़ रही है कि हम साम्राज्यवादी और विस्तारवादी जो नीतियां हैं, चाहे वो इसराइल और अमेरिका की रही हों, हम उन नीतियों का विरोध हमेशा करते रहे हैं। और इसराइल जिस तरह से गज़ा और फ़लस्तीन पर वहशियाना हमले कर रहा है, उस पर हमारी जो चुप्पी है हमारे देश की, हम समझते हैं कि हमारे देश की सरकार को खुलकर और न्याय का और एथिकल जो स्टैंड हमेशा से रहा है, न्याय पर आधारित और शांति पर आधारित, कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, फ़लस्तीनियों को उनका देश मिलना चाहिए, फ़लस्तीनियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। और फिर जो ये अपराध हुए हैं, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और इनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। तो जमात इस्लामी हिंद अपनी इस चिंता को भी दोहरा रही है और पूरे विश्व समुदाय से भी और भारत की सरकार से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना एक्टिव रोल इसमें अदा करने का प्रयास करें। मणिपुर हमारे देश का एक राज्य है जहां 2 साल से हिंसा बराबर जारी है और ऐसा लगता है कि वहाँ सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो गया है। वहाँ पर मिलिशियाज जो हैं वो काम कर रहे हैं और मैतीज़ के अलग मिलिशियाज हैं और दूसरे ट्राइबल्स के अलग मिलिशियाज हैं। और सरकार का जो रवैया है वहाँ, आपने देखा कि एक लंबे समय तक हिंसा जारी रही, मगर वहाँ केंद्र सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। बहुत बाद में जाकर मुख्यमंत्री को हटाया गया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके बावजूद, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद वहाँ हिंसा नहीं रुक पा रही है और वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो बेलगाम हिंसा कर रहे हैं। तो ये और ऐसा लगता है कि इन ग्रुप्स को राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है, ऐसा महसूस होता है। तो हम ये समझते हैं कि ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है और हमारे केंद्र सरकार को ख़ासतौर से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, पूरी दुनिया में और दूसरे देशों के दौरे कर रहे हैं, मगर मणिपुर में अभी तक उनका जाना नहीं हुआ है। ये बड़ी अफसोस और चिंता की बात है। तो मणिपुर राज्य में जिस तरह अराजकता फैली हुई है और जिस तरह से लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और जिस तरह वहाँ पर मिलिशिया बने हैं, वो पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। एक और मुद्दा यहाँ जो आपके नोटिस में ज़रूर है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारी निगाह में, वो ये है कि 24 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ख़ास तौर से बिहार राज्य में इलेक्शन होने वाला है कुछ महीनों के बाद, और उसमें ये कहा गया कि स्पेशल इंटेंसिव वो रिवीजन SIR के नाम से, कि बिहार में जो 13 करोड़ की आबादी का राज्य है, जहां 8 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, इन सब का वेरिफिकेशन होगा। सारे 8 करोड़ लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें उनको इसके लिए बताना पड़ेगा कि हम वोटर हैं। और 1 जनवरी 2003 के बाद जो वोटर ऐड हुए हैं, जिनकी संख्या 3 करोड़ से 5 करोड़ तक बताई जा रही है, ऐसे लोगों को अपने एविडेंस पेश करने पड़ेंगे, जन्म प्रमाण पत्र पेश करने पड़ेंगे, माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र पेश करने पड़ेंगे। तो
ये जो स्थिति है ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है कि हमारा इलेक्शन कमीशन आनन फानन में, जहाँ 4 महीने इलेक्शन होने वाला है और आप इतनी बड़ी तादाद में उसको रिवाइज करने का काम जल्दी से पूरा कर लेना चाहते हैं, और उसमें भी अपने आप इलेक्शन कमीशन का ये दायरा नहीं है कि वो लोगों से सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र मांगे या लोगों की सिटीजनशिप को वेरीफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, लेकिन वो इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये किस्म से बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश हो रही है, और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये एनआरसी कराई जा रही है, और इसको अभी बिहार में शुरू किया गया है, दूसरे राज्यों में भी इसको दोहराया जाएगा। एक ताज्जुब की और आश्चर्य की बात यह है कि जहां आधार कार्ड को हर जगह मांगा जाता है, यहाँ आधार कार्ड को एक एविडेंस नहीं माना जा रहा है, आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना गया। मनरेगा में जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं उनके कार्ड को दस्तावेज नहीं माना गया, और राशन कार्ड जिनके पास है राशन कार्ड को भी नहीं माना गया। इससे पहले ये नहीं होता था। वोटर ऐड करने की जिम्मेदारी सरकार और इलेक्शन कमीशन की होती है। अब ये जिम्मेदारी वोटर पे डाल दी गई है कि वोटर की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को वोटर एज ए वोटर रजिस्टर करे, और अगर उसने अप्लाई नहीं किया तो वो उसका नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है, या उसने एविडेंस या पेपर्स पेश नहीं किए तो उसका नाम बाहर किया जा सकता है। और ये कौन तय करेगा? ये बीएलओ तय करेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तय करेगा, और जिन लोगों के नाम निकाल दिए जाएंगे उसके बाद उनको अपना मामला पेश करने का अधिकार भी नहीं होगा, और आम नागरिक जो है उस लिस्ट को देख भी नहीं पाएगा कि किसके नाम हटाए गए और किसके नाम जोड़े गए। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा असंवैधानिक कार्य है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है, और इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी तादाद को जो है वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की एक साजिश और षड्यंत्र हमको नजर आता है। जो वोटर मौजूदा सरकार को कन्वीनियंट वोटर लगते हैं, अपने पक्ष के वोटर लगते हैं, उनको शामिल किया जाएगा, और जो कन्वीनियंट नहीं लगते उनसे कागज मांगने के नाम पर, एविडेंस मांगने के नाम पर उनके लिस्ट में से उनके नाम निकाले जा सकते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। अभी बिहार से इसकी शुरुआत हुई है, ये पूरे देश में होगा। तो हम आपके माध्यम से इसको पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गलत तरीका अपनाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन को माध्यम बनाकर और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक तरह से इनडायरेक्ट एनआरसी कराने की कोशिश हो रही है, और सरकार अपने इनकन्वीनियंट जो वोटर्स हैं उनको एक तरह से डिलीट करने का एक तरीका और रास्ता निकाला गया है। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और हम इसका विरोध करते हैं। और जिस तरह से पहले होता आया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए, न कि वोटर की खुद की होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और उसका जो अमला है वो जाकर लोगों के नाम ऐड करे, वेरीफाई करे, और लोगों से किसी किस्म का डॉक्यूमेंट अब तक नहीं मांगा जाता था, लोगों से किसी किस्म का प्रूफ अब तक नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब मांगा जा रहा है। तो ये एक किस्म का एक बहुत खतरनाक मोड़ है जो हमारे देश के लोकतंत्र में जनता के जो वोटिंग का अधिकार है उस अधिकार को सीमित करने या उसको उस अधिकार को कम करने की कोशिश मैं समझता हूं की जा रही है। तो एक और मुद्दा जिसकी तरफ इशारा किया गया पब्लिक सेफ्टी का, हमारे साथी शफी मदनी साहब उस पर रोशनी डालेंगे कि पब्लिक सेफ्टी के बारे में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें क्या किया जाना चाहिए और जमात इस्लामी हिंद उस पर क्या सोचती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि आज एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे देश में, मुल्क में पब्लिक सेफ्टी का है। गुज़िस्ता 2 साल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत सारी इंसानी जानें हमने गंवाई हैं और बहुत बड़े नुकसानात हमारे सामने आए हैं।
ये पब्लिक सेफ्टी का जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि स्टैम्प पैड के नाम से बहुत सारी जगहों पर भीड़ इकट्ठा होती है, बेकाबू होती है। बेकाबू होने के बाद जो भगदड़ मचती है, इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं और ये मुसलसल होता है। बहुत सारी जगहों पर हमने आखिरी 2 साल में देखा है कि ऐसी भगदड़ें मची हैं। और जैसे कर्नाटक में पिछले दिनों जो क्रिकेट वाले इश्यू में जो हुआ और जो भगदड़ मची, और इसके पहले तो बहुत सारे ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं। इसके साथ साथ फिर ये हो रहा है कि अभी पिछले दिनों एक मासिव एक्सप्लोशन हुआ सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल यूनिट में, जो तेलंगाना में हुआ, और तकरीबन 40 वहाँ लोग मारे गए हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ इंजर्ड हुए हैं और इस तरह का वाक़या पेश आया है। हम देखते हैं कि इस तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, वहाँ पर जो नॉर्म्स इसके होते हैं, उस नॉर्म्स के मुताबिक वहाँ पर यानी इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज होती है वो खुद भी, और इसके साथ साथ सरकारों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के वो नॉर्म्स को पूरा किया जाए। वहाँ पर यानी जो सेफ्टी जो एक्शन लेने चाहिए, वो पूरे सेफ्टी एक्शन वहाँ पर लिए जाएं और इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे वाक़यात भी बहुत सारे होते रहते हैं पूरे मुल्क में। और इस तरह से अभी पिछले दिनों पुरी में टेम्पल के वक्त भी जो स्टैम्पेड हुआ, भागदौड़ मची, इसमें भी कुछ लोग मारे गए। आज सुबह ही एक वाक़या यहाँ पर फायर का हुआ विशाल मेगा मार्ट में, और इसमें एक आदमी मारा गया। और इस तरह के फायर के भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात तो होते हैं। और अभी जो एक न्यूज़ है कि ये हिमाचल प्रदेश में बारिशों की वजह से तकरीबन 37 लोग मारे गए, 40 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं और बड़ी तादाद में लोग तबाह हुए हैं। ये सारे जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें हमारा ये ख्याल है, जमात इस्लामी हिंद ये समझती भी है कि इस तरह से जो प्रिवेंटिव्स सरकारों को लेने चाहिए, वो प्रिवेंटिव सरकारें लेती नहीं हैं। ये एक वाक़या बहुत बड़ा अभी पिछले दिनों अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का आया है। 241 लोग तो प्लेन में ही थे, बाकी के अच्छे खासे लोग यानी मारे भी गए हैं, जख्मी हुए हैं। लेकिन अजीब मामला है कि आज तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो 241 मारे गए, वो तो बोर्ड पर थे, उनके नाम डिक्लेयर थे, लेकिन बाकी के जो लोग मारे गए हैं, इंजर्ड हैं, उनके लिए क्या यानी गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन किया है, किस तरह से उनको संभाला है, क्या वहाँ पर काम किया गया है, इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक्सीडेंट में कुछ दिनों तक चर्चा होती हैं, लेकिन इसको जो रिपोर्ट्स आने चाहिए, इसकी जो यानी सही मालूमात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सही मालूमात भी पहुंचती नहीं है। हर चीज़ को दबा दिया जाता है, या तो इसको यानी जितना बड़ा एक्सीडेंट होता है इससे बहुत कम बताया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ा मसला रोड एक्सीडेंट्स का हो रहा है। हर रोज आप देखेंगे तो अखबारों में रोड एक्सीडेंट्स के मामला आते हैं। कहीं एक्सीडेंट पे 10 लोग मारे गए, कहीं 12 लोग मारे गए, कहीं 4 लोग मारे गए। यानी ये सब मरना और इस तरह की यानी चीज़ें होना, यानी ऐसा लगता है कि जैसे इसका कोई ख़ास कोई असर नहीं है। इसके लिए जो यानी मेजर्स सरकारों को लेने चाहिए, वो नहीं ले रही हैं। रोड्स का भी मामला ऐसा है, इंडस्ट्रीज़ का भी मामला ऐसा है, और इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, स्टैम्पेड और इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जिस तरह के इसके लिए जो यानी पेशकदमी करनी चाहिए, जिस तरह से इसके लिए उनको प्रिवेंटिव्स लेने चाहिए, जिस तरह के उनको इसका अच्छा बेहतर प्लानिंग करना चाहिए और इसके वाक़यात को कैसे रोका जाए, इस पर काम करना चाहिए, ये बहुत कम होता है। और इसके बाद ये होता है कि वाक़यात हो जाते हैं, इसके बाद भी यानी इस पर बहुत ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसा लगता है कि जैसे कोई संवेदना ही नहीं है, इस तरह के लोगों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा समझा जाता है। तो इस पर जमात इस्लामी हिंद बहुत अफसोस जाहिर करती है। और इसी के साथ जो आपको दिया गया है कि कुछ मेजर्स, कुछ जमात यानी इस सिलसिले में यानी कुछ सजेशंस जमात ने दिए हैं कि जमात चाहती है कि इन सजेशंस पर गवर्नमेंट सरकार काम करे
और इसके मुताबिक कुछ चीज़ें जिस चीज़ों पर काम हो कि जिससे इस तरह के वाक़यात रोके जा सकें। ये पब्लिक सेफ्टी का मसला बहुत बड़ा है, ये छोटा मसला नहीं है, लेकिन ये छुटपुट जिस तरह के लोगों का मरना होता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े वाक़यात नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ की जनता की सेफ्टी, जनता को का संरक्षण, सुरक्षा वो सरकारों की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी उनको अदा करनी चाहिए। इस सिलसिले में कुछ सजेशंस भी दिए हैं और आपको प्रेस नोट दी गई है और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। हम आपसे भी ये तवक्को करते हैं कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए और इस पर कुछ खास मेजर्स लिए जाए, तो हो सकता है कि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। थैंक्स। कुछ सवालात अगर आपके हों तो वो पूछे जा सकते हैं। सर जैसे एक सवाल है सर, जैसे there is a phrase which says something like कि justice delayed is justice denied, और जैसे आपका मुद्दा भी पब्लिक सेफ्टी के लिए आज सो आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे इंस्टेंस ऐसे हो रहे हैं कि पहले लोगों को जेल में डाल देते हैं यूएपीए के तहत, उसके बाद उन्हें 3-4 साल जेलों में सड़ाया जाता है, उसके बाद कई सालों के बाद जाके गवर्नमेंट उन्हें रिहा करती है। इसके रिगार्डिंग आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे? इस पर तो पहले बहुत यहाँ से भी कहा जा चुका है, बयानात भी आते रहे हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे जेलों में, खुद दिल्ली में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, जिनको सरकार अभी आरोप साबित नहीं कर सकी। बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ अभी चार्जशीट भी पेश नहीं हुई, बहुत से लोगों के चार्जशीट पर बहस शुरू नहीं हुई और कई साल गुजर गए। अब आप देखते हैं दिल्ली में जो दंगे हुए 2020 में, उसमें जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, झूठे आरोप, उसमें कई लोग अभी भी जो है जेल में हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था भी है और जो हमारा पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो इस देश को एक फासिस्ट रास्ते की तरफ ले जा रहा है कि जो लोग सरकार के ख़िलाफ़ हों, जो लोग सरकार के लिए इनकन्वीनियंट हों, जो लोग सरकार की कमियां निकालते हों, ऐसे लोगों को किसी न किसी तरह झूठे इल्ज़ाम में आप फंसाएं और फिर एक लंबे समय तक उनको जेलों में रखें। और जाहिर है कि उनको सबूत नहीं मिलेगा, ये सब आखिरकार छूटेंगे, आखिरकार बरी होंगे। वो गवर्नमेंट भी जानती है, पुलिस भी जानती है, उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन उनको बिला वजह एक प्रोसेस को लंबा करके, ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है जो हमारे देश में हो रहा है। सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। तो आप इस मसले को लोगों तक पहुंचाइए और जमात इस्लामी हिंद अपने जो लीगल हमारा जो सेक्शन है और लीगल हमारा जो फ्रंट है, उसके थ्रू जो कुछ हम लीगल एक्शंस ले रहे हैं वो ज़रूर कर रहे हैं। इंजीनियर साहब, कांवड़ यात्रा होने से पहले एक बार फिर नेम प्लेट विवाद गहरा गया है। लोगों की पैंट उतार कर जांच की जा रही है, नाम पूछे जा रहे हैं, स्कैन किया जा रहा है स्कैनर से, कौन है, हिंदू है मुसलमान, क्या कहना है आपका? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज में नफ़रत फैलाना चाहते हैं और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकना समाज की जिम्मेदारी है। अगर सरकार उनको रोक नहीं रही है, या उन लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है या उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो इस तरह से अराजकता फैलाते हैं और हर समय जो है इस तरह की चीज़ों को करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी और सरकार का दायित्व है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो इस तरह का माहौल बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मुहर्रम के जुलूस में अभी मतलब रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही देखा गया कि मेहंदी के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा ले लिया, लेकिन वो एफआईआर दर्ज हो गई, इस पर पुलिस एकदम जाग गई। इस पर क्या जमात हिंद सोचती है? देखिए, ये इस तरह की घटनाएं होती हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है। हमारा देश फ़िलिस्तीन के मामले में, हमारा देश फ़िलिस्तीन के हमेशा साथ रहा है। तो अगर कोई फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है या फ़िलिस्तीन के पीड़ितों के लिए, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लोग इसको किसी भी कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में अगर सरकार ऐसी चीज़ों पर तो एक्शन लेती है, लेकिन जो खुलेआम नफ़रत फैला रहे हैं, खुलेआम धर्म के आधार पर जो है एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करती।
ये सब चुनाव आयोग ने अब एक और नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर अधिकारी को किसी भी नागरिक पर डाउटफुल लगेगा कि ये विदेशी है तो उसको उसका केस फॉरेन ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाएगा। तो उस पर जमात इस्लामी का क्या स्टैंड है, क्या कोर्ट का आप रास्ता अपनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा संवैधानिक मसला भी है ये, और इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये जांच करे कि कौन सिटीज़न है कौन नहीं है और लोगों से सिटीज़नशिप के प्रमाण पत्र मांगे। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो घर घर जाए, लोग जो वोटर में रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था करे। यहाँ तक कि जिनके घर नहीं हैं, जो सड़क पे सोते हैं, जो आम जगहों पर रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उन सब के पास जाना और उनको एज ए वोटर रजिस्टर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये पहली बार हो रहा है कि वोटर से कहा जा रहा है कि आप रजिस्टर कीजिए, आप अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम लिस्ट से चला जाएगा, आप अगर एविडेंस नहीं देंगे। कोई एविडेंस मांगना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये राइट नहीं है कि वो वोटर से कोई एविडेंस मांगे। वो उनका काम है, वो जाके घर पे जाए, मालूम करे कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं और वो वोटर रजिस्ट्रेशन उनका है या नहीं है। जहाँ तक देश में अगर कोई लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ये सरकार उसके लिए जो कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसके मुताबिक सरकार उनकी पहचान करे। इस मसले को इलेक्शन से और जोड़ना ये बहुत ख़तरनाक है। ये एक किस्म का जो है बिल्कुल इनडायरेक्टली और बैक डोर से एनआरसी करने जैसा है। और इसमें आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को, बीएलओज़ को और बीएलओ के बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको पूरा राइट मिल जाएगा। वो जिसको चाहें डाउटफुल कह दें। आपने डॉक्यूमेंट पेश किया लेकिन वो कहेंगे कि साहब ये डॉक्यूमेंट तो हमको मान्य नहीं है, और आपसे पूछे बगैर आप वो सारे नाम डिलीट हो गए। और जिन लोगों को वो पसंद करते हैं उनके डॉक्यूमेंट न होने के बावजूद उनको क्लियर कर दिया जाएगा। उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि उन्होंने वो लिस्ट में जो नाम लिखे हैं वो सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, जो नाम हटाए हैं वो सही हटाए हैं गलत हटाए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं है। तो आप पूरा अधिकार उन अधिकारियों को कैसे दे सकते हैं तय करने का कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है जिसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये देश के जो वैलिड नागरिक हैं उनको एक ख़ास किस्म के माइंडसेट के साथ जो पहले से मौजूद है उनको विदेशी करार देकर और उनको वोटिंग राइट से महरूम करने की एक साजिश है, जिनके बारे में उनको पता है कि जो लोग उनको वोट नहीं करते या जो लोग उनके खिलाफ वोट करते हैं उनको कैसे आप डिफ्रेंचाइज करें, कैसे वोट के अधिकार से वंचित करें। हम समझते हैं कि इसको रोका जाना चाहिए। ये संवैधानिक मसला भी है और इसको अदालत के माध्यम से भी उठाया जाना चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी है कि राजनीतिक पार्टियां इस मसले को उठाएं। अभी हमको मालूम हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों के कुछ प्रतिनिधि इलेक्शन कमीशन से जाकर मिले हैं और उनसे ये चिंताएं उनको बताई गई हैं, लेकिन उन पार्टी के लोगों का जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो पॉजिटिव रवैया नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जो आज़ादी है, इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है, इलेक्शन कमीशन की जो एक इमेज है, उस इमेज को भी बचाने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के दबाव में या सरकार के आदेशों के मुताबिक काम ना करे, बल्कि वो उसके सिस्टम के मुताबिक उसको काम करना चाहिए। ये जो आप जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से ही कि जैसा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में कहा गया, हरियाणा के इलेक्शन के बारे में कहा गया कि ये फिक्स किया गया था, क्या आप समझते हैं जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दोनों इलेक्शन फिक्स थे, अब ये बिहार का इलेक्शन भी फिक्स किया जा रहा है, ये जो रिवीजन ऑफ लिस्ट जो हो रही है 2003 के बाद जो? जी, तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा आनन फानन में जल्दबाजी में जो कार्रवाई की जा रही है, अभी बिहार से शुरुआत है और जगह भी इसको दोहराया जाएगा, और ये एक किस्म की एनआरसी है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराने की कोशिश हो रही है।
एनआरसी जिसको सरकार सीधे से नहीं कर पा रही है, अब वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटा लेना जो उनके लिए इनकन्वीनियंट हो सकते हैं, उनको किसी भी आधार पर उनको डिलीट कर देना। तो ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी ऐसी शिकायतें आई थी, और बिहार जहाँ पर एक बड़ी आबादी अनपढ़ लोगों की है, जहाँ एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास, और आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, 12 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है 11 की, उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें इलेक्शन पहले जो आप वोटर थे, इलेक्शन का जो कार्ड होता है वो कार्ड उसमें शामिल नहीं है, राशन कार्ड जो सब जगह होता है वो शामिल नहीं है, जो लोग मजदूरी करते हैं उनका जो मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है वो उसमें शामिल नहीं है। तो आखिर क्या, यानी जो डॉक्यूमेंट सबके पास मिल सकते हैं उनको जानबूझकर हटाया गया है, और ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिनको पेश करना लोगों के लिए मुश्किल हो। अब एक 13 करोड़ की आबादी में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके जो स्कूल नहीं गए हैं, या जिन्होंने 10th क्लास तक एजुकेशन नहीं ली है, और जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया है, उनको वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट स्कूल का नहीं होगा उनके पास। तो ये सब चीज़ें, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगना ये खुद गलत है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हों वोटर्स से। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि घर घर जाकर जो वैलिड वोटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे, कोई छूटने ना पाए। यानी ये प्रिंसिपल है कि कोई वोटर छूटने ना पाए, चाहे उसका घर है या नहीं है, वो रोड पे सोता है, वो भी वोटर लिस्ट में शामिल हो। और यहाँ जो तरीका अपनाया जा रहा है बिल्कुल उल्टा, कि लोगों को वोटर लिस्ट से जो वैलिड वोटर्स हैं उनको भी हटाने की कोशिश हो रही है, और ये भी कहा जा सकता है कि अपनी मर्जी के कुछ ऐसे वोटर भी ऐड किए जा सकते हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट हो। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी एक निष्पक्ष छवि को बचाने की कोशिश करे, और ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में या किसी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत खतरनाक होगा। कश्मीर में मुहर्रम पर जिस तरीके से अभी जब फिलिस्तीन के वहां पर झंडे फहराए गए, कुछ लोगों ने वहां पर हिजबुल्लाह के नारे लगाए, और जब एक लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए डीएसपी ने उन्हें रोका तो डीएसपी पर हमला करने की कोशिश की गई। इस हमले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वहाँ सरकार है ना, वहाँ सरकार मौजूद है, वहाँ एलजी मौजूद है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई गैर कानूनी चीज़ अगर हो रही है तो उसको रोकना चाहिए, मगर फ़िलिस्तीन की हिमायत में झंडा उठा लेना ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। फ़िलिस्तीन की हिमायत तो खुद सरकार कर रही है, खुद सरकार फ़िलिस्तीन के पक्ष में है, और जो कुछ वहाँ हो रहा है उसको सरकार ठीक नहीं समझती। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो एजेंसियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि कोई चीज़ गैर कानूनी हो रही है तो उसको रोका जाए। जी, आप कुछ कह रहे थे। On 2nd July, there was a press release released by BJP Central Office, and it says that Jamaat-e-Islami is an organization that has openly said it opposes democracy, secularism, Indian Constitution, and wants to implement Sharia law in India. This is the first sentence of the press statement released by BJP Central Office from Delhi. And it is released after the press conference of former Union Minister Rajiv Chandrasekhar. If you don't agree with it, will you take any action, or what is your response on this? जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट जो है हमने देखी है, और हम समझते हैं कि पहली बात तो केरला के बीजेपी के अध्यक्ष ने दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केरला में आमतौर पे मलयाली बोली जाती है, और यहाँ आकर हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसमें हालांकि निशाना बनाया गया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन निशाना बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की गई वो हमारे संगठन का नाम इस्तेमाल किया गया, और कहा गया कि हमारे संगठन के बारे में बहुत सी गलत बातें कही उन्होंने। तो हमें उनकी इस बात पर बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस व्यक्ति को, जो एक बड़ी पार्टी का एक स्टेट का अध्यक्ष है,
उसको हमारे संगठन का नाम भी ठीक से मालूम नहीं है, पूरा नाम भी वो नहीं जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद जो है वो हमारा संगठन है, और बार बार वो जो नाम बता रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, और फिर बिना किसी उसके इंटरनेशनल और दूसरी शब्द इस्तेमाल किए, वो ऑब्जेक्शनेबल है। हमारी केरला इकाई से हम बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं, बट इट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड वी विल टेक नोटिस ऑफ इट।